Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 1 of class 10th history, and the chapter's name is The Rise of Nationalism in Europe. तो हम इस पूरे चैप्टर में ये देखेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे शुरू हुआ, नेशनलिज्म की जो भावना है यूरोप में कैसे आई. So first of all, if you are new to the channel, then please subscribe it and please click on the bell icon as well so that you never miss an update. So शुरू करते हैं हमारे चैप्टर के साथ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. तो चैप्टर को शुरू करने से पहले लेट्स फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज नेशनलिज्म. हम नेशनलिज्म की बात करने वाले हैं, तो नेशनलिज्म क्या है आखिर. तो नेशनलिज्म एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसी भावना है जो कि लोगों के अंदर आती है जब कुछ लोग भले ही वो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हो या किसी पर्टिकुलर कल्चर से बिलोंग करते हो या कोई कॉमन आइडिया शो करते हो, मतलब कि ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो कि कुछ कॉमन अपने अंदर शेयर करता है, जिनमें कुछ चीज कॉमन है, या तो वो कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं या किसी पर्टिकुलर रीजन से आते हैं, तो या उनका कोई पर्टिकुलर कल्चर हो. ऐसे लोग जब अपने आप को एक देश से, एक नेशन से एसोसिएट करने लग जाते हैं, जब वो ये मानने लग जाते हैं कि भाई हम सारे लोग इस पर्टिकुलर देश से बिलोंग करते हैं, इस चीज को हम क्या कहते हैं, नेशनलिज्म. कि अब उनके अंदर अपने देश के प्रति क्या हो रहा है, लॉयल्टी आ रही है, डिवोशन आ रहा है, वो अपने आप को एक देश से एसोसिएट कर रहे हैं कि भाई हम सारे लोग मिलके एक देश का पार्ट है. तो ये जो फीलिंग है एक नेशन को लेकर, ठीक है, कि हम किसी पर्टिकुलर नेशन से बिलोंग करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, नेशनलिज्म. अब शुरू से ही नेशनलिज्म यूरोप में नहीं था, मतलब कि शुरू से ही जो यूरोप के लोग हैं वो इस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर नेशन से अपने आप को नहीं जोड़ते थे, उनमें नेशनलिज्म की भावना नहीं थी. तो वहां पे भी क्या था, यूरोप में पहले राजा महाराजा वाला सिस्टम था, वहां पे भी बड़े बड़े एम्पायर्स थे. अब जब एम्पायर होते हैं तो उनकी बाउंड्री फिक्स नहीं होती, उनके लोग अपने आप को किसी पर्टिकुलर एम्पायर से एसोसिएट नहीं कर पाते. जैसे मान लो कोई एक्स एम्पायर है, आज उस एम्पायर की बाउंड्री इतनी है, तो इस बाउंड्री के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं अभी वो एक्स एम्पायर से बिलोंग करते हैं. अब मान लो कल को क्या हुआ, ये जो एम्पायर है, मतलब कि यहाँ का जो एम्परर है, राजा है, उसने ये साइड में जमीन थी, यहाँ के राजा से लड़के, इस वाले एरिया के राजा से लड़के उसने इस एरिया पे कब्जा कर लिया. अब एक्स एम्पायर का हिस्सा ये साइड वाला एरिया भी है. अब एक्स एम्पायर कैसा दिख रहा है, अब एक्स एम्पायर इतना है, तो ये जो साइड वाला एरिया था इसके लोग अब किसका पार्ट हो गए, एक्स एम्पायर का. पहले तो ये नहीं थे. अब एम्पायर के केस में क्या है कि भाई आज किसी एम्पायर का पार्ट है, कल किसी और एम्पायर का हो सकते हैं, तो कुछ फिक्स नहीं है. ऐसा नहीं है कि भाई हम तो इसी एम्पायर से बिलोंग करते हैं, है ना. यहाँ इस एरिया में जो आम रहने वाले लोग हैं, जो आम जनता है, वो अपने आप को किसी पर्टिकुलर देश से या किसी पर्टिकुलर एम्पायर से एसोसिएट नहीं कर पाती थी. तो फिर ये जो नेशनलिज्म की भावना है वो कैसे आई, किस तरीके से अलग अलग देश बने. अब जैसा मैंने बताया कि पहले एम्पायर्स थे, तो पहले ऐसे फ्रांस, जर्मनी, ये यूएस है, ये फ्रांस है, ये जर्मनी है, ऐसा नहीं था, ठीक है. तो क्या हुआ, किस तरीके से ये अलग अलग देश बने, कैसे लोगों के अंदर यूरोप में नेशनलिज्म की भावना जगी. तो ये जो पूरा चैप्टर है इसी चीज के बारे में है. तो हम ये जो फर्स्ट में आपको एक पेंटिंग दिख रही है, पिक्चर दिख रही है, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पिक्चर ओनली एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो पिक्चर है अपने आप में बहुत कहानियां कह रही है, ये एक पूरी स्टोरी जो है सुना रही है. तो ये जो पिक्चर है ये 1848 में फ्रेडरिक सोरियो के थ्रू बनाई गई थी. मतलब जो फ्रेडरिक सोरियो हैं एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं और उन्होंने 4 प्रिंट्स बनाई थी, मतलब एक तरीके से 4 ड्राइंग्स या पेंटिंग्स बनाई थी. और ये जो प्रिंट्स हैं ये उन्होंने एक अपने वर्ल्ड को लेकर बनाई थी कि हमारी जो दुनिया है, पूरा जो वर्ल्ड है वो कैसा होने वाला है या कैसा होना चाहिए. उन्होंने इस चीज को, अपने सपने को लेकर उन्होंने ये 4 प्रिंट्स बनाई थी कि भाई मैं चाहता हूं कि दुनिया ऐसी हो, दुनिया ऐसी दिखे. तो उनका ये जो आइडिया था कि भाई वर्ल्ड ऐसा होना चाहिए, उस चीज को लेकर उन्होंने अपनी ये ड्राइंग्स बनाई थी. तो कैसे वो विजुअलाइज करते थे वर्ल्ड को, वो कैसी दुनिया चाहते थे, एक ऐसा वर्ल्ड जो कि डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स हो. ऐसा देश, ऐसा पूरा दुनिया, एक ऐसी दुनिया जिसमें डेमोक्रेसी हो और जहां पे सोशल रिपब्लिक्स हो.
मतलब कि जो फोकस है वो जनता पे होना चाहिए, जो पावर है वो मेनली जनता के पास होनी चाहिए, किसी राजा या महाराजा के पास नहीं। तो मोटे मोटे तौर पे इस तरीके का एक जो वर्ल्ड है वो फ्रेडरिक सोरियो विजुअलाइज करते थे, या ऐसे दुनिया की वो चाह रखते थे, सपना देखते थे। सो द फर्स्ट प्रिंट फिगर 1, सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंट। ये उनकी जैसे 4 पिक्चर्स में से पहली जो प्रिंट थी वो ये वाली थी जो आपकी बुक में दी हुई है, ठीक है। तो ये क्या शो करती है? इट शोज द पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to Statue of Liberty as they pass by it. So यहाँ पे इस पिक्चर में जो फ्रेडरिक सोरियो हैं वो अमेरिका एंड यूरोप के लोगों को दर्शाते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं ये एक तरीके से अमेरिका एंड यूरोप को बिलोंग करते हैं। अमेरिकन एंड यूरोपियंस की पिक्चर्स उन्होंने बनाई हुई हैं। सेकेंड, यहाँ पे हर तरीके के लोग दिखेंगे आपको, फीमेल दिखेंगी, आपको मेल दिखेंगे, मतलब कि मेन एंड वुमेन हर तरीके के लोग हैं। बच्चे भी हैं यहाँ पे, देखो ये छोटे से बच्चे हैं, यहाँ पे बूढ़े हैं, ठीक है। हर क्लास के लोग हैं, हर सोशल क्लास, मतलब अमीर लोग भी हैं यहाँ पे, गरीब लोग भी हैं। मतलब कि यूरोप एंड अमेरिका में जैसे भी लोग हैं, मतलब कि जैसी भी जनता है वो यहाँ पे दर्शाई हुई है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है कि बस अमीर यहाँ पे दिखाए गए हैं या सिर्फ गरीब यहाँ पे दिखाए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर तरीके के लोगों को यहाँ पे शो किया गया है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये एक बहुत लंबी सी लाइन में खड़े हुए हैं और ये जैसे जैसे इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी से पास होते जा रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे वो अपनी श्रद्धांजलि चढ़ा के आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मतलब ये सारे लोग जो हैं इन्होंने लाइन बनाई हुई है स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे श्रद्धांजलि देने के लिए। As you would recall, artists of the time of French Revolution personified liberty as a female figure. अब जब हमने पिछली क्लासेस में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि उस टाइम पे जो पेंटर्स थे, जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने लिबर्टी को एक फीमेल फिगर की तरह दर्शाया था। उन्होंने एक फीमेल फिगर बनाई थी जिसको एक तरीके से लिबर्टी के प्रतीक के तौर पे रखा गया था। इसी तरीके से यहाँ पे भी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है जो कि एक फीमेल है, और ये भी यूरोप एंड अमेरिका में क्या हो रहा है कि पर्सोनिफाई कर रही है लिबर्टी को। पर्सोनिफाई मतलब कि भाई जब किसी नॉन लिविंग थिंग को या किसी भावना को, किसी आइडिया को एक इंसान का रूप दे दिया जाता है तो उसको हम पर्सोनिफाई करना कहते हैं। जैसे भारत माता, अब भारत अपने आप में कोई इंसान तो नहीं है, ये एक फीलिंग है, ये एक आइडिया है कि हाँ भाई हम सारे लोग भारत देश का पार्ट हैं। बट ये जो भारत है उसको हमने एक फिगराइन का रूप दे दिया है, एक फीमेल फिगराइन या एक इमेज बना दी है हमने भारत माता की, जिसके पीछे शेर खड़े हैं, भारत माता के पास काफी सारे हाथ हैं। तो इस तरीके से हमने उसको पर्सोनिफाई कर दिया है। जो आइडिया है भारत का, ये जो फीलिंग है, इसको हमने इंसान का रूप दे दिया है। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, लिबर्टी को, लिबर्टी मतलब एक तरीके से आजादी, इसको पर्सोनिफाई करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हो जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, इनके एक हाथ में तो टॉर्च है, और ये टॉर्च कैसी है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है, जब आपको आत्मज्ञान मिल जाता है, जब या यूं कहे परम ज्ञान मिल जाता है, जब किसी पर्सन को कोई इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वो काफी अवेयर हो जाता है, उसको नॉलेज मिल जाती है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, एनलाइटमेंट। तो ये जो टॉर्च है ये क्या दर्शा रही है कि भाई लोग जो हैं उनको एनलाइटमेंट अचीव हो, जो लोग हैं वो ऐसे ना हो कि जिनको अपने आसपास की कोई खबर ही नहीं, ऐसे लोग हो जो एनलाइटेड हो, जिनको एकदम परम ज्ञान हो, ज्ञानी हो, वो उनको पता हो कि भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आसपास, क्यों चल रहा है। तो ये चीज लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एक हाथ में है उनके टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, शी बियर्स इन वन हैंड, एंड द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द अदर। और दूसरे हाथ में क्या है, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, मतलब एक तरीके से जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है उस तरीके का ये एक डॉक्यूमेंट है, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, कि इसमें बताया गया है कि भाई जो लोग हैं उनके पास क्या क्या राइट होंगे। तो वो ये एक डॉक्यूमेंट उनके दूसरे हाथ में है। On the earth in the foreground of the image lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions. अब यहाँ अगर आप इस पेंटिंग में आगे देखोगे, इस पूरे सीन के आगे देखोगे, फोरग्राउंड मतलब आगे, यहाँ पे बहुत सारा एक तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे कचरा पड़ा हुआ हो। और अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्राउन्स दिख रही हैं, ये देखो क्राउन्स, जैसे ताज होते हैं ना राजा महाराजा के,
वो पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे इस चीज को क्यों दिखाया गया है, ये क्या दर्शाता है कि भाई अब जो लोग हैं वो किसी राजा या महाराजा के रूल के अंदर नहीं रहना चाहते, उसके दबाव में नहीं रहना चाहते, और अब वो अपना रूल चाहते हैं। नाउ पीपल वांट टू लिव ऑन देयर ओन टर्म्स। तो ये जो शैटर्ड रिमेन्स हैं, ये जो एक तरीके से कचरा दिख रहा है, गिरे हुए टूटे हुए ताज दिख रहे हैं, ये क्या शो कर रहे हैं, ये एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस को सिंबलाइज कर रहे हैं। एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है, लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज। एब्सोल्यूटिस्ट मतलब कि एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो कि अपनी मर्जी से पावर को यूज करती है, उसके ऊपर किसी की रोक टोक नहीं है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रेंट नहीं है, कोई दबाव नहीं है कि वो किस तरीके से काम करे। वो अपनी मर्जी से पावर एक्सरसाइज कर सकती है, अपनी मर्जी से वो कुछ भी कर सकती है। तो एब्सोल्यूटिस्ट एक ऐसी गवर्नमेंट है जो अपनी मर्जी से जो मर्जी आए वो कर रही है और उसको रोकने वाला कोई नहीं है। In history, the term refers to a form of monarchical government that was centralized, militarized and repressive. तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो एब्सोल्यूटिस्ट जो हैं वो एक ऐसे गवर्नमेंट के लिए यूज की जाती है जो कि मोनार्की है, मतलब जिसमें राजा का सिस्टम चल रहा है। दूसरा, ये सेंट्रलाइज्ड है, पावर जो है सिर्फ एक पर्सन के पास सीमित है, जो राजा है सारी पावर उसके हाथ में है। मिलिटरलाइज्ड है, मतलब कि मिलिट्री की जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है काफी बड़ी मात्रा में राजा के द्वारा। और रिप्रेसिव है, रिप्रेसिव मतलब जो लोगों को दबा के रखती है, लोगों को आजादी नहीं देती। तो बेसिकली एब्सोल्यूटिस्ट जो है ऐसी गवर्नमेंट जो कि अपनी मर्जी से काम कर रही है, राजा महाराजा वाला सिस्टम, जिसमें कि सारी पावर राजा के पास है और वो लोगों को दबा के रखने की कोशिश करती है। तो ये जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन है उनको सिंबलाइज जो करते हैं, भाई राजा क्या पहनता है, ताज पहनता है, तो ये सारी चीजों को नीचे पड़ा हुआ दिखाया हुआ है एक कचड़े की तरह कि भाई अब इन चीजों की हमें कोई जरूरत नहीं है और ये चीजें अब हमें नहीं चाहिए। In Sorio's utopian vision, peoples of the world are grouped as distinct nations, identified through their flags and national costume. तो सबसे पहले यहाँ एक शब्द आया है जो कि हाईलाइटेड है, यूटोपियन। यूटोपियन का मतलब क्या है, अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज लाइकली टू अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। यूटोपियन का मतलब आप अपने दिमाग में सोसाइटी की एक ऐसी इमेज बना रहे हो जो दिखने में तो बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छी है कि हाँ भाई ऐसी चीजें होनी चाहिए, बट वो चीज कभी रियलिटी नहीं बन सकती। एक ऐसा आइडिया जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है बट वो चीज कभी रियलिटी नहीं बन सकती, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, यूटोपियन विजन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सोचूं कि भाई वर्ल्ड में हर एक पर्सन के पास जादू होना चाहिए। ठीक है, हर एक पर्सन, चलो जादू फिर भी अगर उसको भी हटा दो, या यूं सोचूं मैं कि हर एक पर्सन बहुत अच्छा होना चाहिए, वो किसी के बारे में गलत ना सोचे, हमेशा प्यार से बोले, कोई गुस्सा ना करे, एक दूसरे की मदद करे, वर्ल्ड में हर एक इंसान ऐसा होना चाहिए, तो वर्ल्ड कितना अच्छा हो जाएगा। तो ये क्या है, ये एक यूटोपियन आइडिया है, क्योंकि एक्चुअली कभी ऐसा नहीं होने वाला कि दुनिया का हर एक पर्सन बहुत अच्छा हो, एकदम प्यार से बोले, गुस्सा ना करे, है ना कुछ कमियां होंगी लोगों में। तो ये कैसा है, ये यूटोपियन आइडिया है जो सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है कि हाँ भाई एकदम परफेक्ट चीज है, बट कभी हकीकत में ये चीज नहीं आ सकती। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इन सोरियोज यूटोपियन विजन, कि यहाँ पे जो सोरियो ने प्रिंट्स बनाए हैं, जो 4 प्रिंट्स बनाए हैं, जो 4 एक तरीके से पेंटिंग्स बनाई हैं, वो कैसी हैं, वो उनके यूटोपियन आइडिया को दर्शाती हैं कि जैसे दुनिया का उन्होंने सपना देखा है वो बहुत ज्यादा आइडियल है, वो बहुत ज्यादा अच्छा है, परफेक्ट है, और उसको हकीकत में लाना ना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन। तो सोरियो के पिक्चर में जो लोग हैं या सोरियो का जो विजन है दुनिया को लेकर, उसमें क्या है कि उसमें जो अलग अलग तरीके के लोग हैं, दुनिया के जो लोग हैं वो डिस्टिंक्ट नेशंस में बटे हुए हैं, मतलब कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो अलग अलग नेशन में बटे हुए हैं कि भाई ये मेरा देश है, तुम्हारा देश। और हर एक देश जो है, हर एक नेशन जो है अपने पर्टिकुलर फ्लैग और नेशनल कॉस्ट्यूम से आइडेंटिफाई होता है, मतलब कि हर एक नेशन का अपना एक फ्लैग है और अपना एक नेशनल कॉस्ट्यूम है, ऐसी ड्रेस है जो कि वहाँ के लोग पहनते हैं। ठीक है, लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड।
इस प्रोसेशन को एक तरीके से जो जुलूस निकल रहा है, ये जो प्रोसेशन निकल रहा है, इस प्रोसेशन को, इस पूरी लंबी सी कतार को लीड कौन कर रहा है, इसको हेड कौन कर रहा है? इसको हेड कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। तो आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, ये लोग आगे बढ़ गए हैं, यहाँ से ऐसे घूम के आगे जा रहे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड इस टाइम तक 1848 तक नेशन बन चुके थे। ये सारी कहानी शुरू कैसे हो रही है भाई? नेशनलिज्म के ऊपर, कि भाई नेशन की भावना कैसे बनी, किस तरीके से यूरोप में अलग अलग देश बने, नेशन बने, एम्पायर जो सिस्टम था, राजा महाराजा वाले सिस्टम को हटा के देश कैसे बने, सारी कहानी इसको लेकर है। अब इस टाइम पे हमें क्या दिख रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड इस आइडिया को बहुत पहले ही अपना चुके हैं। ये तो यूरोप के बाकी लोग हैं भाई, ये जर्मनी है, फ्रांस है, जो कि अभी इस लड़ाई के लिए लड़ रहा है कि हमें नेशन चाहिए। जो यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड है वो ऑलरेडी एक नेशन बन चुके हैं, ऑलरेडी देश बन चुके हैं, इसीलिए वो क्या है, वो कतार में काफी आगे पहुंच चुके हैं। वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पार कर चुके हैं, पार करके आगे पहुंच चुके हैं, और वो इस पूरे प्रोसेशन को लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, लोगों को जो रास्ता है वो दिखा रहे हैं। उसके बाद फ्रांस, आइडेंटिफाइबल बाय द रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर, हैज जस्ट रीच्ड द स्टैच्यू। सो अमेरिका एंड स्विट्जरलैंड के बाद कतार में खड़ा है फ्रांस, जो कि अपना फ्लैग लेके खड़ा है, और ये अभी जस्ट स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे पहुंचा है। उसके पीछे है जर्मनी, जो कि अपना ब्लैक, रेड एंड गोल्डन कलर का जो फ्लैग है वो लेके खड़ा है, और ये मतलब फ्रांस के पीछे पीछे अभी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पहुंचने ही वाला है। Interestingly, at the time when Sorio created this image, the German peoples did not yet exist as a united nation. अब यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, सोरियो की जो पिक्चर है उसमें जर्मन का झंडा दिखाया जा रहा है, और ये एक तरीके से ऐसे शो कर रहा है कि भाई जर्मनी के जो लोग हैं वो एक देश की तरह आगे बढ़ रहे हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज दे रहे हैं। बट यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब सोरियो ने ये पिक्चर बनाई थी, तब जर्मनी एज ए नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था। उस टाइम पे जर्मनी एक देश की तरह नहीं था। मतलब कि ये सोरियो का सपना था, या उन्होंने ये चीज विजुअलाइज की थी कि हाँ भाई जर्मनी भी एक देश होना चाहिए, या जर्मनी के जो लोग हैं वो अपने आप को एक नेशन की तरह देखें, और उसी फीलिंग को उन्होंने इस तरीके से यहाँ पे दर्शाया है कि हाँ भाई जर्मनी के लोग जो हैं वो भी अपना नेशन बनाएंगे, और वो फ्लैग लेके आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जो फ्लैग जर्मनी कैरी कर रहा है वो एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स है, कि भाई हमें उम्मीद है कि हम एक दिन लिबरल बनेंगे, एक दिन ऐसा आएगा जब हम एक देश बन जाएंगे, हम यूनिफाई हो जाएंगे। सो 1848 में ये जो जर्मनी को दिखाया जा रहा है कि जर्मन के जो लोग हैं वो एक झंडा लेके चल रहे हैं, ये उनकी उम्मीदों को दिखा रहा है कि भाई हम भी एक दिन आज़ाद होंगे, देश बनेंगे, और जितने भी सारे जर्मन स्पीकिंग लोग हैं वो सारे एक साथ मिल के जर्मन बनाएंगे, एक देश बनाएंगे जिसका अपना एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो इस उम्मीद को, इस आइडिया को सोरियो ने दर्शाया है। Following the German people are the peoples of Austria, the kingdom of two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia. तो जर्मन के बाद ये सारे देश आते हैं। जर्मन के बाद ऑस्ट्रिया के लोग हैं, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज हैं, ये लोग खड़े हैं, लोम्बार्डी है, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। तो ये सारे जो लोग हैं वो भी अपने अपने नेशन का झंडा लेके खड़े हैं। From the heavens above, Christ, saints and angels gaze upon the scene. और ऊपर आपको देखने मिल रहा होगा कि भाई यहाँ पे जीसस क्राइस्ट हैं, एंजल्स हैं, ठीक है, फरिश्ते हैं, और अलग अलग तरीके के ये जो हेवनली जो फीचर्स हैं वो ऊपर से नीचे इस धरती पे जो भी हो रहा है उसको देख रही हैं। They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world. और जो सोरियो हैं उन्होंने आसमान में इस तरीके से क्राइस्ट, एंजल्स एंड सेंट्स को क्यों दिखाया है? वो ये सारी चीज़ों को दिखा के ये सिंबलाइज करना चाहते हैं कि जो अलग अलग नेशंस हैं इस पूरी दुनिया में, उनमें बहुत ज़्यादा फ्रेटर्निटी है। मतलब वो एक ऐसे वर्ल्ड का इमेजिन कर रहे हैं ना कि जहाँ पे अलग अलग नेशन होंगे, और फिर वो ये सोच रहे हैं कि वो जो नेशंस हैं अलग अलग, वो काफ़ी भाईचारे से रहेंगे, काफ़ी प्रेम भाव उनके बीच में होगा। This chapter will deal with many of the issues visualized by Sorio in Figure 1. तो इस पूरे चैप्टर में हम काफ़ी सारे जो अलग अलग मुद्दे सोरियो ने उठाए हैं इस इमेज में जो फिगर 1 है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. तो 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म जब इमर्ज हुआ तो ये एक ऐसी फोर्स बनी, ये एक ऐसा जरिया बना जिसके थ्रू यूरोप के पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड में एक तरीके से तूफान आ गया, पूरा चेंज हो गया। मतलब कि नेशनलिज्म की जो भावना है उसने यूरोप के लोगों को बदल के रख दिया। वहां का पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो गया। पॉलिटिकल सिनेरियो मतलब कि भाई वहां पे किस तरीके से गवर्नमेंट चल रही है। पहले वहां पे राजा महाराजा वाला सिस्टम था, बट जब नेशनलिज्म की भावना आने लग गई तो लोग ये कहने लग गए कि भाई हमें कोई ये राजा वाजा नहीं चाहिए, वी वांट आवर ओन नेशन जिसमें कि हम खुद रूल करेंगे, जनता रूल करेगी। मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप, भाई पहले कुछ ऐसे भी लोग थे जो कहते थे कि भाई राजा महाराजा का सिस्टम तो सही है, ये नहीं तो और क्या है ना, नेशन वेशन क्या होता है, राजा महाराजा सब सही है। बट जब नेशनलिज्म आया तो धीरे धीरे लोगों की सोच चेंज होने लग गई, उन्हें समझ आने लग गया कि भाई नेशन क्या है, नेशनलिज्म की भावना क्या है। The end result of these changes was the emergence of the nation state in place of the multinational dynastic empires of Europe. और जब नेशनलिज्म आया तो उसका रिजल्ट क्या आया कि लोगों में इतना बदलाव आ गया कि धीरे धीरे करके नेशन स्टेट्स इमर्ज होने लग गए, मतलब कि अलग अलग देश बनने लग गए। तो पहले जहां बहुत सारी डायनेस्टिक एम्परर्स होते थे कि भाई बहुत बड़े हिस्से पे उन्होंने रूल किया हुआ है, बड़े बड़े एम्पायर बने हुए हैं, अब क्या हुआ, ये एम्पायर वेम्पायर सब टूट के ये अलग अलग नेशंस में बट गए। The concept and practices of a modern state in which a centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. अब नेशनलिज्म से पहले ऐसा नहीं था कि लोग बिल्कुल ही अपने आप को किसी चीज से एसोसिएट नहीं करते थे। मतलब कि उस टाइम पे मॉडर्न स्टेट का आइडिया था। जैसे कि लोग जो है वो क्या सोचते थे कि एक ऐसी स्टेट होनी चाहिए जिसमें सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज हो, और वो भी एक क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी के ऊपर। मतलब कि जैसे एम्पायर का मैंने बताया, एम्पायर में क्या था भाई, टेरिटरीज बदल रही हैं, आज कोई बाउंड्री है एक एम्पायर की, कल दूसरी हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी बाउंड्री। बट जब मॉडर्न स्टेट की बात आती है तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसमें लोग ये सोचते थे कि भाई एक डिफाइंड टेरिटरी होगी, एक बाउंड्री होगी, फिक्स्ड बाउंड्री होगी, इस फिक्स्ड बाउंड्री पे सेंट्रलाइज्ड पावर होगी, कोई पर्सन रूल करेगा और इस देश को कंट्रोल करेगा। तो इस तरीके का जो आइडिया है वो काफी लंबे समय से यूरोप में चल रहा था। But a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history of descent. अब जब मॉडर्न स्टेट की बात करें तो यहाँ पे देखो मेनली क्या है, बस फिक्स स्टेट है और बीच में सेंट्रलाइज्ड पावर है, मतलब राजा महाराजा जो है वो रूल कर रहे हैं इस फिक्स्ड एरिया पे और इस पूरे एरिया को संभाल रहे हैं। वो किसी और दूसरे एरिया को अपने कब्जे में नहीं लेंगे, किसी और पे हमला नहीं करेंगे और ना ही कोई इनके ऊपर आके हमला करके इनकी टेरिटरी को ले जाएगा। तो सब अपनी अपनी जगह पे बढ़िया रूल करेंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट किसका, मॉडर्न स्टेट का। बट व्हेन वी थिंक अबाउट नेशन स्टेट, तो नेशन स्टेट एक ऐसा आइडिया है जहां पे जो लोग हैं वो एक सेंस ऑफ कॉमननेस शेयर करते हैं, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस शेयर करते हैं। यहाँ पे जो मॉडर्न स्टेट है वो राजा की वजह से बन रहा है कि भाई ये बाउंड्री है, फिक्स्ड बाउंड्री, इसको राजा ओन करता है, इसको राजा कंट्रोल करता है। बट जब हम नेशन स्टेट की बात करते हैं तो बात आ जाती है लोगों पर कि इस बाउंड्री के अंदर रहने वाले जितने भी सिटीजन्स हैं, लोग हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कुछ कॉमन चीजें शेयर करते हैं, कॉमन आइडेंटिटी शेयर करते हैं, उनकी शेयर्ड हिस्ट्री है, मतलब कि सेम हिस्टोरिकल इवेंट्स से होकर ये लोग गुजरे हैं या फिर उनके सेम डिसेंट्स हैं, उनके सेम पूर्वज हैं। ठीक है, तो नेशन स्टेट पे फोकस किसका है, यहाँ पे फोकस है सिटीजन्स का, कि भाई एक कॉमननेस आ रही है, सेंस ऑफ कॉमननेस है, एकता का भाव आ रहा है कि हम सारे लोग एक जैसे हैं, एक साथ हैं। और ये जो भावना है ये सिटीजन्स में है, लोगों से आ रही है। ये ऐसा नहीं है कि रूलर से आ रही है कि भाई इस रूलर के अंदर ये बाउंड्री है और रूलर जो है इस पूरे पर्टिकुलर एरिया को रूल करता है और इसीलिए एक स्टेट है। ये चीज नेशन स्टेट में नहीं है। नेशन स्टेट में फोकस किस पे, सिटीजन्स पे, कि भाई ये सारे सिटीजन्स मिलके अपने आप को क्या मान रहे हैं कि हम सारे लोग इस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं, हम सारे लोग एक हैं, एक नेशन से बिलोंग करते हैं। तो ये क्या है, नेशन स्टेट।
दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। अब ये जो लोग अपने आप में कुछ कॉमन चीजें शेयर कर रहे हैं, ठीक है, जो कह रहे हैं कि भाई हम लोगों में कुछ चीजें सेम है और हम कॉमन आइडेंटिटी वाले लोग मिलके एक नेशन बना रहे हैं। तो ये जो आइडिया ऑफ कॉमननेस है कि भाई तुम में और मुझ में कुछ कॉमन है, ये हमेशा से ही नहीं था। इट वॉज फॉर्ज्ड थ्रू स्ट्रगल्स। ये स्ट्रगल्स से आया है, जब लोग एक साथ मिलके लड़े हैं, ठीक है, उन्होंने संघर्ष किया है एक साथ, तब जाके ये सेंस ऑफ कॉमननेस आई है कि भाई तुम्हारी दिक्कतें भी सेम है, मेरी दिक्कतें भी सेम है। किसी, मान लो ये एक जगह है, ठीक है, अब इस पे राजा रूल कर रहा है। इस पे कौन कर रहा है? राजा इस पे रूल कर रहा है, और इस पूरे एरिया में कुछ लोग रह रहे हैं। अब ये लोग वैसे अपने आप को अलग अलग समझते हैं कि भाई ठीक है, मैं अलग तुम अलग, हम क्या ही करें, मतलब ठीक है, तुम अपनी जिंदगी जियो, हम अपनी जी रहे हैं, और हम सारे लोग एक राजा के अंदर आते हैं। वो राजा हम पे रूल करता है। और ये राजा क्या है? ये राजा इन लोगों पे बहुत ज्यादा उनको परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है। अब ये जो पर्सन है, इसने ये अपनी बात ऐसे ही घूमते फिरते अपने साइड वाले को बताई। कहता है यार ये राजा तो बड़ा बेकार है, फालतू में मार रहा है, पीट रहा है, इतना ज्यादा टैक्स जो है ले रहा है, ठीक है, इसने तो देश को डुबा के रख दिया है। तो ये जो पर्सन है, इसने अपनी दिक्कत दूसरे पर्सन को बताई। दूसरा कहता है यार मेरे को भी सेम ही परेशान कर रखा है इस राजा ने, बहुत दिक्कतें झेल रहा हूं मैं भी। इन दोनों ने मिलकर किसी तीसरे को बताया, इनको पता चला भाई तीसरे की भी सेम ही प्रॉब्लम है, तीसरा भी इस राजा से परेशान है। जो तीसरा पर्सन है उसको भी ये राजा मारता है, पीटता है, परेशान करता है। तो यहाँ पे अब इन लोगों को क्या आएगा कि भाई हम सारे तो सेम ही प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, हम सारे तो एक ही जैसी लाइफ जी रहे हैं। अब धीरे धीरे करके ये क्या करेंगे, एक साथ आने लगेंगे और इनमें एक सेंस ऑफ कॉमननेस आने लगेगी कि भाई हम सब एक हैं, और जब हम सारे लोग मिलके इस राजा के खिलाफ लड़ेंगे तभी हमारे ऊपर होने वाले अत्याचारों को हम खत्म कर पाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके इनके संघर्षों से कॉमननेस आई है। हमेशा से ये कॉमननेस नहीं थी, हमेशा से लोग अपने आप को एक जैसा नहीं समझते थे, एक दूसरे से नहीं जोड़ते थे, बट धीरे धीरे इनके स्ट्रगल्स के थ्रू क्या हुआ है, ये कॉमननेस आई है, ये एकता आई है थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। तो जो स्ट्रगल हुआ है कॉमन लोगों ने किया है, इन कॉमन लोगों के लीडर्स ने किया है, और इस पूरे स्ट्रगल के थ्रू अगेन जो सेंस ऑफ कॉमननेस है वो आई है। This chapter will look at the diverse processes through which nation states and nationalism came into being in 19th century Europe। तो इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से अलग अलग प्रोसेसेस से होकर गुजरने के बाद नेशन स्टेट और आइडिया ऑफ नेशनलिज्म जो है वो यूरोप में आया 19th सेंचुरी में। अब यहाँ पे साइड में एक सेक्शन दिया हुआ है, अर्नेस्ट रेनन, व्हाट इज अ नेशन। तो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे अर्नेस्ट रेनन, 1823 टू 92 का इनका जीवन काल रहा है। सो यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बोन में इन्होंने एक लेक्चर जो है डिलीवर किया, और उस लेक्चर में इन्होंने बेसिकली बात किस चीज की कि भाई क्या चीजें एक नेशन को बनाती हैं। अब ये जो लेक्चर है इसको फिर व्हाट इज अ नेशन के नाम से पब्लिश किया गया, और ये काफी फेमस हुआ। In this essay, Renan criticized the notion suggested by others that a nation is formed by common language, race, religion और territory। तो यहाँ पे जो अभी हमने चीजें पढ़ी कि भाई जो नेशन है वो कॉमननेस से बनता है, कुछ चीजें हम कॉमन शेयर करते हैं, हम किसी पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, और इन सारी चीजों की वजह से कॉमननेस आती है और हम सारे मिलके एक नेशन बनाते हैं। तो रेनन ने इस आइडिया को क्रिटिसाइज किया, इस आइडिया की निंदा की कि भाई नेशन जो है किसी कॉमननेस वगैरह से नहीं बनता। वो क्या कहते हैं, नेशन कैसे बनता है? एक नेशन बनता है जब कुछ लोग कोई हिस्ट्री शेयर करते हैं, जब कुछ लोग काफी लंबे समय से लड़ रहे हों, सेक्रीफाइस कर रहे हों और डिवोशन से लगे हुए हों, तब जाके एक नेशन बनता है। मतलब कि जब लोग बहुत लंबे समय से एक साथ जुट के लड़ रहे हैं किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, तो तब जाके धीरे धीरे करके वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई के थ्रू, उस सेक्रीफाइस, उस डिवोशन के थ्रू जाके नेशन बनेगा। तो नेशन जो है वो एक दिन में नहीं बन जाएगा कि अच्छा तुम्हें भी आइसक्रीम पसंद है, मुझे भी आइसक्रीम पसंद है, हम दोनों में कॉमन है, चलो नेशन बन गया। ये नेशन ऐसे एक दिन में नहीं बनता, ये काफी टाइम लगता है, धीरे धीरे बनता है। जब लोग एक साथ आके लड़ते हैं तब जाके नेशन बनता है।
A heroic past, great men, glory, that is the social capital upon which one bases a national idea. नेशनल आइडिया किस पे बेस्ड होता है? एक हीरोइक पास्ट पे, कि भाई हमारे पूर्वजों ने ऐसे लड़ाई लड़ी थी, हमारे पूर्वजों ने ऐसे काम किया था। एक ग्रेट मैन, कि भाई पुराने टाइम में एक ऐसा बहुत बड़ा राजा हुआ करता था जो कि इस तरीके से बहुत प्यार से अपनी प्रजा का देखभाल करता था। ग्लोरी, मतलब कि भाई पास्ट में कोई बहुत बड़ी चीज हो गई है जो कि गौरव की अनुभूति देता है, मतलब कि जो लोगों को गर्व पहुंचाता है कि भाई पास्ट में, जैसे हम अपने देश की बात करें तो हम बोलते हैं कि भाई हमारा देश पहले सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया कहलाता था। तो ये क्या है? ग्लोरी है कि भाई पुराने टाइम में हमारा जो देश है वो कैसा था, ये वाला जो पूरा एरिया है वो सोने की चिड़िया कहलाता था। तो इस तरीके से ग्लोरी, सोशल कैपिटल हो जाती हैं ये चीजें, और इन्हीं चीजों के ऊपर नेशनल आइडिया बैठता है। या ये जो सारी चीजें हैं, पास्ट की चीजें, भाई हीरोइक पास्ट है, ग्रेट मैन, कोई ग्लोरी, ये सारी चीजें मिलके फाउंडेशन बनाती हैं नेशनल आइडिया का, कि हम भी एक देश बन सकते हैं क्योंकि हमारे पास्ट में ऐसा हुआ था, क्योंकि हमारे पास्ट में एक राजा हुआ करता था जो कि इस एरिया को अच्छे से रूल करता था, और इसीलिए हम सारे लोग जो हैं मिलके एक नेशन बना सकते हैं। तो मतलब इस तरीके से बेसिकली हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, हिस्टोरिकल इवेंट्स पे एक नेशन का आइडिया डिपेंड करता है। टू हैव कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, कि भाई जो लोग हैं उनकी हिस्ट्री में, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जो कि सब लोगों के लिए ग्लोरी वाली चीज थी, सब लोगों के लिए गर्व वाली बात थी। तो सारे मिलके किसी चीज पे, किसी पर्टिकुलर चीज पे गर्व करते हैं। सो टू हैव अ कॉमन विल इन द प्रेजेंट, लोगों में कोई कॉमन विल हो अभी प्रेजेंट में, कि भाई हम ये चाहते हैं और सारे लोग कोई सेम चीज चाहें। टू हैव परफॉर्म ग्रेट डीड्स टुगेदर, कुछ लोगों ने अगर एक साथ मिलके कुछ बढ़िया कर दिया हो। टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर, कुछ लोग मिलके जिन्होंने कुछ बढ़िया किया है वो अब भी ये सोचते हैं कि भाई आगे जाके हमें और बढ़िया करना है। ये सारी कंडीशंस हैं किसकी? ऑफ बीइंग अ पीपल। मतलब कि अगर आप एक साथ एक मिलके किसी जगह पे रहने की सोच रहे हो, तो वो चीज कहाँ से आएगी? जब पास्ट में आपने कुछ कॉमन चीजें शेयर की हो, जब प्रेजेंट में आप कुछ कॉमन चीजों पे जोर देते हो, कुछ कॉमन चीजें चाहते हो, ठीक है, फ्यूचर में भी आप कुछ सेम चीजें करना चाहते हो, तब जाके आप क्या बनोगे? एक पीपल बनोगे, लोग बनोगे, कि हाँ भाई हम सारे लोग हैं जो कि एक साथ हैं। ठीक है, अ नेशन इज देयर फॉर अ लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी। अब ये जो लोग बने हैं कॉमन हिस्ट्री से, कॉमन पास्ट से, उसको हम क्या कह सकते हैं? जब ये चीज बहुत बड़े लेवल पे हो जाती है, लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी, जब बहुत बड़ी मात्रा में लोग एक कॉमन हिस्ट्री शेयर करते हैं, कॉमन पास्ट शेयर करते हैं, पास्ट में उनकी कोई कॉमन ग्लोरी है, जब ये चीज बहुत बड़े लेवल पे होती है, लार्ज स्केल पे होती है, तब जाके क्या होता है? नेशन का जन्म होता है या नेशन का आइडिया आता है। इट्स एग्जिस्टेंस इज अ डेली प्लेबिसाइट। और ये जो कॉमननेस है ना, ये एक तरीके से डेली बेसिस पे चेक होती है। प्लेबिसाइट का मतलब क्या है? कि अ डायरेक्ट वोट by which all the people of a region are asked to accept or reject a proposal। प्लेबिसाइट का मतलब कि जब लोगों को, किसी जगह पे रहने वाले लोगों को डायरेक्टली ये बोला जाए कि भाई कोई पर्टिकुलर मुद्दे पे उनको वोट करने के लिए क्या कहा जाए, कि आप इस चीज को चाहते हैं या नहीं चाहते। कोई कोई प्रपोजल रखा गया है, कोई आइडिया रखा गया है, और जब उस आइडिया पे किसी पर्टिकुलर जगह के रहने वाले लोग वोट देते हैं कि हाँ हम चाहते हैं कि ऐसा हो या ऐसा नहीं हो, उस चीज को हम कहते हैं प्लेबिसाइट। मतलब कि मान लो कोई पर्टिकुलर जगह है, इस पे रोड बनाना है, अब वहां पे जाके आप जो है वोट कराओ कि भाई इस जगह के लोगों से पूछो, डायरेक्टली लोग जो हैं वो वोट करें कि भाई बताओ यहाँ पे रोड बनाए या नहीं बनाए। तो जब डायरेक्टली लोगों से वोटिंग ली जा रही है तो वो क्या है? प्लेबिसाइट। तो जब बहुत बड़े लेवल पे लोग एक साथ कॉमन हिस्ट्री, कॉमन पास्ट शेयर करते हैं, बहुत ज्यादा सॉलिडरिटी होती है लोगों में, प्रेम भाव होता है, एकता होती है, तो ये चीज जो है एक ऐसी चीज है जो कि रोज टेस्ट होगी। रोज हमें देखना पड़ेगा कि क्या लोग आज भी सेम माइंडसेट के हैं, क्या लोग आज भी एक साथ रहने को तैयार हैं। तो ये मतलब किसी नेशन के लिए डेली का टेस्ट होता है। एक्चुअल में वोटिंग नहीं होती कि आप लोग खुश हो कि नहीं, बट एक तरीके से कहने वाली बात है कि हाँ ये डेली का टेस्ट है। डेली चेक होगा कि आप लोग कितने मिलके एक साथ रह रहे हो, और तब जाके क्या बनेगा? एक नेशन बनेगा। कि जब आप डेली इस चीज को प्रूव करो कि हाँ हम एक साथ हैं, एक साथ रहना चाहते हैं, हम सेम आइडिया शेयर करते हैं, हम सेम पास्ट शेयर करते हैं, और आगे जाके फ्यूचर में हम सेम चीजें करना चाहते हैं,
जब ये चीज आप रोज प्रूव करोगे तब जाके एक नेशन बनेगा। अ प्रोविंस इज इट्स इनहैबिटेंट्स। प्रोविंस क्या होती है? प्रोविंस जो बनती है वो वहां पे रहने वाले लोगों से बनती है, कि भाई उस जगह पे कौन रह रहा है, उसके इनहैबिटेंट्स कौन है, उस जगह के पे रहने वाले लोग कौन है। इफ एनीवन हैज द राइट टू बी कंसल्टेड इट इज द इनहैबिटेंट। अगर आपको इस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड कोई भी काम करना है, कोई भी राय लेनी है, इस एरिया में कोई भी चेंजेस लाने हैं, तो इस एरिया में रहने वाले लोगों को हक है कि उनसे पूछा जाए कि भाई आप हमारी जगह पे ये चेंज करना चाहते हो तो हमें हक है कि हम बताएंगे ये चीज होगी या नहीं होगी। ठीक है, अगेन रोड वाला एग्जांपल कि भाई मान लो ये एक प्रोविंस है, ये एक एरिया है, इस एरिया में कोई बाहर से आके कह रहा है कि भाई हम तो रोड बनाएंगे, और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि भाई तुम हो कौन, किससे पूछ के रोड बनाओगे, हमसे पूछो कि यहाँ पे रोड बनना चाहिए या नहीं, हम बताएंगे। तो जो प्रोविंस में रहने वाले लोग हैं, इनहैबिटेंट्स जो हैं, उनको ये राइट है, और सिर्फ उन्हीं को ये राइट है कि पूछा जाए कि क्या होगा, क्या होना चाहिए इस एरिया में। A nation never has any real interest in annexing or holding on to a country against its will. कभी भी एक रियल नेशन का ये इंटरेस्ट नहीं रहता है कि वो किसी पर्टिकुलर जगह पे रहने वाले लोगों को जबरदस्ती होल्ड करके रखे कि नहीं भाई आप लोग एक नेशन हो। जैसा भी हमने बताया कि भाई नेशन डेली उसका प्लेबिसाइट होता है, डेली ये सवाल उठता है कि भाई क्या हम एक साथ हैं, क्या हम एक साथ रहना चाहते हैं। अब जिस दिन भी ये हो जाएगा कि नहीं भाई हम एक साथ नहीं रह रहे हैं या हमारे आइडियाज अलाइन नहीं हो रहे हैं, उस दिन वो नेशन हटके दो नेशन बन जाएंगे। तो मतलब कि जो नेशन है वो इस आइडिया से बिलोंग करता है, इस फीलिंग से बिलोंग करता है कि हाँ भाई हमारा एक कॉमन पास्ट है, कॉमन हिस्ट्री है, और हम आगे जाके भी सेम चीजें शेयर करने वाले हैं। अगर ये चीज नहीं रहेगी तो फिर ये नेशन नहीं बनेगा। और नेशन होना मतलब ये जबरदस्ती नहीं है कि आपको एक साथ रहना ही रहना है। आप खुशी खुशी साथ रह रहे हो तो नेशन है, अगर नहीं, अगर खुशी खुशी साथ नहीं रह पा रहे तो फिर नेशन नहीं बचेगा फिर वो। फिर रेनन कहते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन इज अ गुड थिंग, अ नेसेसिटी इवन। अब रेनन बोलते हैं कि नेशन का होना बहुत अच्छी बात है, बल्कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एक नेसेसिटी है। देयर एग्जिस्टेंस इज अ गारंटी ऑफ लिबर्टी। अगर नेशन रहता है तो इससे क्या होता है कि ये गारंटी मिलती है कि वहां के लोगों को लिबर्टी मिलेगी, वहां के लोगों को आजादी मिलेगी, विच वुड बी लॉस्ट इफ द वर्ल्ड हैड ओनली वन लॉ एंड ओनली वन मास्टर। और ये जो लिबर्टी है, ये जो आजादी है, ये छिन जाएगी लोगों से अगर इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक लॉ होगा और एक ही मास्टर होगा। मतलब कि अगर हम ये कहें कि पूरे वर्ल्ड में हमने अलग अलग नेशंस तो बना लिए, अलग अलग ऐसे जगहें तो बना ली, ठीक है, ये आपकी जगह, ये मेरी जगह, बट आप बोलो कि ये सारी जो जगहें हैं, ये सारे जो एरियाज हैं, वो एक तरीके के लॉ से चलेंगे और इन सबको कंट्रोल करने वाला सिर्फ एक पर्सन होगा, तो ये काम नहीं आएगा। तो फिर वो असली नेशन नहीं होगा और वो असली लिबर्टी लोगों को नहीं मिलेगी, आजादी लोगों को नहीं मिलेगी। ये चीज काम तब करेगी जब किसी पर्टिकुलर एरिया पे रहने वाले लोग एक कॉमन आइडिया शेयर करते हैं, कॉमन सेंस शेयर करते हैं कि हाँ भाई वी बिलोंग टू वन नेशन, और फिर वो जो लोग हैं अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से अपने लीडर को चुन रहे हैं, अपना वो रूल बना रहे हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं और अपने हिसाब से वो ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला जो देश है ये अपने हिसाब से ऑपरेट करेगा, ये वाला देश अपने हिसाब से ऑपरेट करेगा, तब जाके नेशन बनेगा और तब जाके हम कह पाएंगे कि हाँ यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनके पास क्या है, उनके पास लिबर्टी है, आजादी है। तो अगर इस चीज को समराइज करें कि भाई अर्नेस्ट रेनन क्या कहते हैं कि नेशन क्या है, वो कहते हैं कि भाई अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखोगे कि भाई प्रेजेंट में आपकी कॉमन लैंग्वेज है, रेस है, रिलीजन है, तो भाई काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको पास्ट एंड फ्यूचर पे जाना पड़ेगा। क्या आपकी पास्ट में कोई कॉमन चीजें थी? क्या आप पास्ट में कुछ हिस्ट्री, कॉमन हिस्ट्री शेयर करते हो? क्या आप पास्ट में कोई कॉमन ग्लोरी शेयर करते हो? क्या पास्ट में आप लोगों का कोई ऐसा चहीता पर्सन था जिसको कि आप बहुत ज्यादा एडमायर करते हो और उसकी तरह इस देश को बनाना चाहते हो? ठीक है, एग्जाम्पल भाई हमारे देश में हम गांधी जी को काफी एडमायर करते हैं और गांधी जी का एक सपना था देश को लेकर कि भाई देश ऐसा होना चाहिए। अब अगर हम कहने लगे कि हम गांधी जी को बहुत ज्यादा मानते हैं और हम चाहते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग जो गांधी जी को एडमायर करते हैं, उनकी बातों को उस पर बिलीव करते हैं, तो हम सारे लोग मिलके अगर बोलें कि हाँ भाई हमारा देश ऐसा होना चाहिए जैसा गांधी जी चाहते थे, तो वो एक सेंस ऑफ नेशन हमारे अंदर लाएगा। ठीक है, तो हमें फ्यूचर पे जाना है,
कि भाई हम फ्यूचर में कैसे देखते हैं, फ्यूचर में हम क्या क्या चीजें एक साथ मिलके करने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि भाई आज तो हमारे पास सेम चीजें हैं, पास्ट भी सेम है, बट ऐसा ना हो कि हमें फ्यूचर सेम ना दिख रहा हो। फ्यूचर में 4 लोगों को इस डायरेक्शन में जाना हो और 4 लोगों को इस डायरेक्शन में, तो फ्यूचर भी अलाइन होना चाहिए। तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जब तीनों चीजों में कॉमन चीजें जब हम शेयर करेंगे, तब जाके सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगा टू वन नेशन। ठीक है। और ये जो नेशन है, इसमें रहने वाले लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो लोग अंदर रह रहे हैं, अल्टीमेट राइट उनका है, अल्टीमेट वो डिसाइड करेंगे कि उनके साथ क्या होना चाहिए, उनके एरिया पे क्या होना चाहिए। और किसी भी पर्सन का ये हक नहीं है कि वो जबरदस्ती इस नेशन को, इस कंट्री को होल्ड करके रखे, कहे कि नहीं भाई तुम्हें साथ रहना ही है। हो सकता है कि आगे जाके लोगों को ऐसा लगे कि नहीं, हमने गलत मतलब हम लोगों के जो व्यूज है वो अलाइन नहीं हो रहे हैं, तो फिर लोग जो है वो हट सकते हैं या एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। ठीक है। तो जो नेशन है वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है इन फ्यूचर, प्रेजेंट एंड इन पास्ट, ऐसा अर्नस्ट रेनन का मानना था। सो नाउ आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई नेशनलिज्म क्या है, ये एक ऐसी फीलिंग है जो कि लोग एसोसिएट करते हैं एक दूसरे से, एक नेशन से, कि हाँ भाई हम सारे लोग मिलके एक नेशन से बिलोंग करते हैं। तो ये एक ऐसी फीलिंग है अपने नेशन को लेकर, अपने नेशन के प्रति लव और लॉयल्टी और डिवोशन को लेकर, कि हाँ भाई ये हमारा देश है, इसको हम बहुत प्यार करते हैं, इसकी तरक्की हम चाहते हैं, और हम सारे लोग मिलके इस पर्टिकुलर देश से बिलोंग करते हैं। तो ये जो फीलिंग है इसको हम नेशनलिज्म कहते हैं। तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा कि भाई यूरोप में किस तरीके से फ्रेडरिक सोरियो ने एक पिक्चर बनाई थी, जिसमें वो एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर रहे हैं जो कि काफी अच्छी है, काफी परफेक्ट है। उसमें उन्होंने अपने पिक्चर्स के थ्रू काफी सारे आइडियाज को, अपने विजन को शो करने की कोशिश की है कि भाई ऐसे देश होंगे जो कि मतलब एक ऐसी दुनिया होगी जहाँ पे अलग अलग नेशंस होंगे, और इन अलग अलग नेशंस में काफी भाईचारा होगा, काफी प्रेम भाव से ये लोग रहेंगे। इस तरीके से फ्रेडरिक सोरियो जो है वो अपने विजन को दर्शाते हैं। और यहाँ से हमें समझ आता है कि धीरे धीरे करके लोगों के बीच में अब जो नेशनलिज्म है उसका आइडिया आना शुरू हो गया है। क्योंकि जब बड़े बड़े आर्टिस्ट इस तरीके की इमेजेस बनाते हैं तो लोग उनको देखते हैं, लोग उनको समझते हैं कि भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं, और फिर लोगों में काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर, और ऐसे ही एक आइडिया का जन्म होता है लोगों के बीच में। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से यूरोप में पहले एम्पायर्स थे, बट धीरे धीरे करके जो नेशन स्टेट का आइडिया है वो पनप रहा था।